डीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के उसी कड़ी में पार्ट 3 को एक्सप्लेन करूंगा। और यदि अभी तक आप फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 पार्ट 2 को न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के डीपी सर इंग्लिश क्लासेस के अवश्य आप देख लीजिएगा। क्योंकि इसके पहले की मैंने 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को अपलोड कर दिया है। क्लास 12th में सातों फिगर्स ऑफ स्पीच को भी मेंशन किया है, उसकी डेफिनेशन मेंशन किया है। तो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 पार्ट 2। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3, जिसमें स्टार्ट होता है हाइपरबोल से। ये 5वां है, 4 तक मैं इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 5th फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा है हाइपरबोल, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। हाइपरबोल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, मतलब इस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर या घटाकर वर्णन किया जाता है। अर्थात कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है या बहुत ज़्यादा घटा करके हम वर्णन करते हैं। तो यदि एग्जाम में हाइपरबोल का डेफिनेशन लिखने को आएगा तो बहुत छोटा सा डेफिनेशन इसको आप मेंशन कर दीजिएगा और इंग्लिश में ही लिखिएगा कि इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। चलिए अब एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अब यहाँ पर देखिए, वह सागर भर रोई, यानी कि यहाँ पर कितना बहुत बड़ा एग्जिगरेट किया गया है, अतिशयोक्ति किया गया है कि वह इतना रोई कि पूरा सागर भर गया, एक सागर बन गया उसके आंसुओं से। लाइन से स्पष्ट है कि वो बहुत रोई होगी, लेकिन इतना भी नहीं रोई होगी कि सागर बन गया होगा। लेकिन कवि ने यहाँ पर इस लाइन को ही हाइपरबोल कर दिया, एग्जिगरेट कर दिया कि वह सागर भर रोई। तो इस लाइन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका हाइपरबोल है, ओशियन ऑफ टीयर्स, यही उसके इस क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। यानी कि वह इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि उसके आंसुओं से सागर बन गया। तो यह तो अतिशयोक्ति हो गया। ऐसे ही लाइन सेंटेंस एग्जाम में आएंगे और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। दूसरा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध भूमि में खून की नदियां बह गई। अब युद्ध हुआ होगा, युद्ध भूमि में बहुत खून बहा होगा, बहुत लोग मारे गए होंगे, बहुत रक्त बहा होगा, लेकिन इतना भी नहीं बहा होगा कि खून की नदियां बह चली होंगी। तो यहाँ पर पोएट ने अतिशयोक्ति कर दिया, लाइन को एग्जिगरेट कर दिया, हाइपरबोल कर दिया। तो इस लाइन में आप देख रहे हैं कि अतिशयोक्ति किया गया है। यहाँ पर रक्त की नदियों को कवि ने बहा दिया है। तो इस तरीके से एग्जाम में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो लाइन को पढ़ करके ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि हाइपरबोल है, क्योंकि यहाँ पर अतिशयोक्ति किया गया, खून की नदियां बहा दिया गया। अगला एग्जाम्पल आपका है दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू स्काई। अब यहाँ पर ये नेशंस बिल्डर्स के पोएम से लिया गया है कि जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं वे राष्ट्र के नींव को एकदम गहराई तक ले जाते हैं और फिर राष्ट्र को, उस नींव पर राष्ट्र को आसमान तक ले जाते हैं, अर्थात कि राष्ट्र का विकास करते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि हाइपरबोल किया गया है, अतिशयोक्ति किया गया है। राष्ट्र को आसमान तक स्पर्श करा देना, राष्ट्र के खंभे को गहराई तक ले जाना है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति किया गया है, कवि ने एग्जिगरेट किया है। अगला है दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस, अर्थात कि वे बाज से भी ज़्यादा तेज थे और शेर से भी कहीं ज़्यादा मजबूत थे। तो इस लाइन में भी देखिए,
लायन से भी ज़्यादा स्ट्रांग थे और ईगल से भी ज़्यादा स्विफ्ट थे, यानी तेज थे। तो इस लाइन में भी देखिए अतिशयोक्ति किया गया है। कवि ने पूरे मैटर को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। फिर अगला है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अर्थात कि यह विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा से लिया गया है, मैकबेथ से। मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ होती है, चूंकि वही उसने ही मर्डर किया रहता है की रहती है वो, तो उसके हाथों में वही ब्लड रहता है, रक्त रहता है, खून रहता है। तो उसकी लाइन ये है कि अरब के यदि संपूर्ण इत्र को उसके हथेली पर रख दिया जाए तो थोड़ी सी भी खुशबू नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर अरब के इत्र के महत्वता को एकदम घटा दिया गया है। अरब के इत्र का जो गुण होता है उसको घटा करके वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो इस लाइन में भी आप देख रहे हो कि अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो हाइपरबोल को इंडिकेट करती हैं, और परीक्षा में इस टाइप की पंक्तियां आएंगी जिससे कि आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ये फिगर्स ऑफ स्पीच। अब बढ़ते हैं हम अगले फिगर्स स्पीच पे, जिसका नाम है ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास। अब विरोधाभास में देखिए, इन ऑक्सीमोरन we find the association of two words or phrases having opposite meanings। मतलब कि ऑक्सीमोरन में इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में दो विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में दो विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं। यदि एग्जाम में ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन लिखने को आएगा तो आप ये डेफिनेशन इंग्लिश में नोट कर दीजिएगा, और इस डेफिनेशन को आप लर्न भी कर लीजिए कि इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। अब चलिए एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पर देखिए, पहला है, जेम्स आई वॉज द वॉइजेस्ट फूल। यहां पर देखिए आपका जेम्स लिखा जाएगा, यहां पर आपका जेम्स होगा। तो जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, यानी कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख था। अब यहाँ पे देखिए दो विरोधी गुण एक साथ दिए जा रहे हैं। मूर्ख है तो बुद्धिमान कैसा, बुद्धिमान है तो मूर्ख कैसा। तो यहाँ पर देखिए वाइजेस्ट फूल, दो विरोधी गुण एक साथ दिए गए हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि विरोधाभास है। इसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है। दूसरा है, वाई आर यू रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, अर्थात कि तुम कक्षा में नियमित होते हुए भी अनियमित क्यों हो। तो यहाँ पे देखिए दो विरोधी गुण, रेगुलरली और इरेगुलर। तो आप कक्षा में अनियमित होते हुए भी नियमित क्यों हो। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो विरोधी गुण एक साथ प्रकट हो रहे हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। अगला है, सी इज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब दर्द भी है और मीठा भी है, मीठा है तो दर्द नहीं और दर्द है तो मीठा नहीं। तो इस लाइन से कंफर्म हो रहा है कि इसमें भी ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है, क्योंकि दो विरोधी गुण एक साथ प्रकट हो रहे हैं, स्वीट और पेन। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, अर्थात कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा और चाल बहुत कम। तो यहाँ पर हेस्ट और लेस स्पीड, ये दो चीज़ें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विरोधी गुण को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। अगला है, ये पीबी शैली की लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, कि हमारे सबसे मीठे और मधुर गीत वो हैं जो हमारे सबसे दुखमय विचारों को बतलाते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो विरोधी गुण एक साथ आ रहे हैं, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स यानी कि सबसे मधुर गीत, और सैडेस्ट थॉट्स यानी कि सबसे दुखमयी विचार या दुखमयी अभिव्यक्ति।
तो इस लाइन में भी पीबी शैली ने ऑक्सीमोरोन विरोधाभास का प्रयोग किया है कि हमारे सबसे मधुर गीत वो हैं जो हमारे सबसे दुखमय विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो आपने देखा कि एक ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु में दो विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं, जिससे हम कन्फर्म करते हैं कि हमारा ऑक्सीमोरोन है। तो यदि इस टाइप के सेंटेंसेस आए तो आप जरूर लिखिएगा, ब्रैकेट में लाइन लिख करके ब्रैकेट में लिखिएगा ऑक्सीमोरोन। और यदि डेफिनेशन लिखने को आएगा तो डेफिनेशन ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश में ही डेफिनेशन एग्जाम में आपको लिखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। लास्ट है हमारा ओनोमोटोपिया, जिसे कहते हैं हिंदी में ध्वनि अलंकार। ध्वनि अलंकार, इट कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड, यानी कि इसमें शब्द की ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी कि इसमें पशुओं, पक्षियों, जानवरों की आवाजें उत्पन्न होती हैं। प्रायः जानवरों, पक्षियों या कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ध्वनि किसकी है। यानी कि इस अलंकार में जानवरों की, पक्षियों की या प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि को इंडिकेट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो अगर ध्वनि आए सेंटेंस में तो हमको जान जाना चाहिए कि हमारा ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि ध्वनि अलंकार है। बहुत ही छोटा इसका डेफिनेशन है, एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिख देंगे, आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा कि इट कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड। और पहचानने के लिए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, अर्थात कि मैंने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुना। हमिंग, अब जो मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं तो उनकी इस भिनभिनाहट को हमिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमिंग शब्द लिखा हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा ये ओनोमोटोपिया यानी कि ध्वनि अलंकार है। अगला है हमारा चैटर चैटर एज आई फ्लो, यानी कि छपाक छपाक। यहाँ पर आप साउंड आ रहा है छपाक छपाक की, तो उस कंडीशन में यह भी हमारा ओनोमोटोपिया हुआ, ध्वनि अलंकार हुआ। अगला है क्विंग ऑफ डॉस इज वेरी प्लेजेंट। डॉस एक फाख्ता पक्षी होती हैं, बहुत सफ़ेद होती हैं। तो डॉ एक फाख्ता पक्षी होती हैं, तो जब वो बोलती हैं, साउंड क्रिएट करती हैं, तो उनके साउंड को हम इंग्लिश में कू बोलते हैं, COO। कू माने बोलना, और किसकी आवाज़ में? डॉ। डॉ यानी कि फाख्ता पक्षी की आवाज़ में बोलना, जैसे फाख्ता पक्षी बोलती हैं। तो फाख्ता पक्षी की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पे देखिए कोइंग पक्षी की आवाज़ इंडिकेट हो रही है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि हमारा ओनोमोटोपिया यानी कि ध्वनि अलंकार है। लास्ट एग्जाम्पल है द स्नेक्स हिस, यानी कि सांप फुफकारते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिस शब्द जो दिया हुआ है, यह सांपों के फुफकार को मेंशन किया है। जैसे सांप फुफकारते हैं तो उनके साउंड को मेंशन किया गया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपिया यानी कि ध्वनि अलंकार है। तो ध्वनि अलंकार, ओनोमोटोपिया बहुत ही आसान फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें पशुओं, पक्षियों, जानवरों की आवाज़ों को प्रकट किया जाता है, और यह भी सबसे आसान अलंकारों में से एक है। तो बस यहीं पर आपके सातों अलंकार समाप्त होते हैं। फिर भी इन सातों अलंकार में कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो अवश्य ही हमसे आप व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।